हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एक्सेलेंट। सो स्टूडेंट्स, मैं ऋषिकेश प्रजापति आप सभी छात्रों का महारानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज सिद्धौर बाराबंकी के यूट्यूब चैनल बी एक्सेलेंट में स्वागत करता हूं। सो आज हम कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना चुका हूं। तो आज हम लेसन 2 का अंतिम पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हेडिंग है किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। इसके पहले मैंने प्रतिशत त्रुटि से संबंधित कई सारी जानकारी जो भी थी वो आपको बता दी हैं, और आज हम देखेंगे कि प्रतिशत त्रुटि आंकिक मान में कैसे उपयोग करते हैं, किसी चीज का आंकिक मान निकालने में प्रतिशत त्रुटि कैसे उपयोग होती है। तो हम बात करते हैं कि जब हम किसी वस्तु को नापते हैं, उसकी लंबाई या उसका द्रव्यमान या इसका कह सकते हैं ताप, ठीक है, तो वो भौतिक राशियों को नापने में कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे बात करते हैं कि एक लंबाई को हमको मापना है, एक दूरी को मापना है, और इसको हम मीटर पैमाने से मापते हैं। किससे? मीटर पैमाने से, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि मीटर पैमाना क्या होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा मीटर पैमाना है, ये कम से कम छोटी दूरी कितनी माप सकता है? ये 0.1 सेंटीमीटर की कम से कम दूरी को माप सकता है। 0.1 सेंटीमीटर की दूरी को माप सकता है। इससे छोटी अगर दूरी है तो ये मीटर पैमाना नहीं माप सकता है। इससे छोटी दूरी है तो उसमें फॉल्ट हो जाएगा, यानी कि त्रुटि हो जाएगी। तो बात करते हैं कि हर एक मापक वस्तु की अपनी जो होती है मापन की सीमा होती है, जिसे उस मापक यंत्र की अल्पतमांक कहते हैं। पहले आप लोग इसके अंतर्गत अल्पतमांक हेडिंग लगा के लिख लेंगे। अल्पतमांक, अल्प का मतलब छोटा और मांग का मतलब मापना, ठीक है। तो लिखेंगे प्रत्येक मात्रक की अपनी एक अल्पतमांक होती है। प्रत्येक मात्रक की अपनी एक अल्पतमांक होती है, अथवा कोई मापक यंत्र जो कम से कम छोटी दूरी, कोई मापक यंत्र जितनी कम से कम छोटी दूरी को माप सकता है, वह उस मापक यंत्र की अल्पतमांक कहलाता है। कोई मापक यंत्र कम से कम जितनी छोटी दूरी को माप सकता है, वह दूरी उस मापक यंत्र की अल्पतमांक कहलाती है। बात करते हैं मीटर पैमाने की, तो अल्पतमांक कितनी होती है? इसकी अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर होती है। अब बात करते हैं कि प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर, प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला होता है अल्पतमांक बटे वस्तु की माप। वस्तु की माप, अल्पतमांक क्या होता है? वही जो कम से कम छोटी दूरी जितनी नापता है। यानी कि अब बात करते हैं, ये फार्मूला आप लोग लिख लेंगे कि प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे वस्तु की माप। ये फार्मूला आगे यूज होगा न्यूमेरिकल में। तो हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। यदि कोई वस्तु 2.4, यानी कि हम कह सकते हैं कोई वस्तु 2.5 के बीच 2.5 के अगल बगल की है, कह सकते हैं अगल बगल की। अपनी भाषा में आप लोग इसको समझ लेना। यदि कोई
वस्तु 2.5 इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के अगल बगल की है, कह सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर है या 2.6 सेंटीमीटर है, 2.6 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो मीटर पैमाना होगा वो इसको 2.4 वाले को या 2.6 वाले को कितना मापेगा, 2.5 सेंटीमीटर ही मापेगा, क्योंकि 1 मीटर पैमाने में 100 सेंटीमीटर के खाने होते हैं और हर 1 सेंटीमीटर के खाने को हम आधा कर सकते हैं और पॉइंट में कह सकते हैं कि 0.1 के रूप में हम उसको यानी मिलीमीटर में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो उसमें उसकी अल्पतमांक कितनी होती, 0.1, यानी कि उसमें हमको देखने को मिलता है 0.1 की त्रुटि होती है। कह सकते हैं 2.6 उसका मान है रियल और या फिर 2.4 है, तो जो हमारा मीटर पैमाना है वो इस लंबाई को कितना मापेगा, 2.5 ही नापेगा। बात समझ रहे हैं ना, 2.4 वाली दूरी को और 2.6 वाली दूरी को 2.5 ही नाप पाएगा। तो 2.5 नापने में इसकी प्रतिशत त्रुटि यहां से कैसे निकल आती है, प्रतिशत त्रुटि बराबर 0.1, ये इसकी अल्पतमांक है मीटर पैमाने की और ये नापता कितना है, 2.5 नापता है इस वस्तु को, 2.4 वाले को या 2.6 वाले को। गुणे में 100 करते हैं तो इसको जब हम काटेंगे तो 25 चौको 100 बराबर 4% की यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि आ जाती है। तो इस तरह से हम प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं किसी वस्तु की माप में। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, अगर बात करें हम, अगर यही लंबाई हमारी जो है 4 सेंटीमीटर ऑब्लिक 2.6 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर या 2.6 सेंटीमीटर की दूरी, इसी को हम अगर हम वर्नियर कैलिपर्स से मापे, किससे मापे, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स से मापे, वर्नियर कैलिपर्स से मापे, तो आप लोग जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स जो होता है इसकी अल्पतमांक होती है, इसकी अल्पतमांक बराबर 0.01 होती है। इसकी अल्पतमांक कितनी होती है, 0.01 सेंटीमीटर। क्या होती है, 0.01 सेंटीमीटर। मतलब कि ये सेंटीमीटर के 100 बड़े खाने इसके अंतर्गत आते हैं। सेंटीमीटर के 100 बड़े खाने हमारे वर्नियर कैलिपर्स में होते हैं। 100 खानों में बटा होता है सेंटीमीटर के। ठीक है, तो अब यहां से इसी माप के लिए अगर हम निकालें 0.01 बटे कितना, दूरी हमारी ये कितनी नापेगा, मान लो 2.5 नापेगा और क्या करेगा, 100 से इसको गुणा करवाएंगे तो यहां से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहां पर सॉरी यहां पर 1 पॉइंट खिसकेगा ना, तो 25 चौको 100 कटेगा तो यहां पर 0.1 गुणे 4 बचेगा बराबर, इसको हम 0.4% लिख सकते हैं। तो यहां पर 0.4% की त्रुटि होगी। इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो पैमाना है अगर वो बड़ा है, उसकी अल्पतमांक बड़ी है। बात समझ रहे हैं ना, उसकी अल्पतमांक अगर बड़ी है पैमाने की तो जो उसमें त्रुटि है वो अधिकतम होगी, और यदि उसकी अल्पतमांक क्या है, छोटी है, कम से कम अल्पतमांक की कोई मीटर पैमाना है तो उसमें त्रुटि कम होगी, यानी कि त्रुटि उसमें कितनी होगी, न्यूनतम होगी। ठीक है, अब इसी दूरी की अगर हम बात करते हैं स्क्रू गेज वगैरह से नापते हैं तो स्क्रू गेज की और ज्यादा अल्पतमांक कम होती है, 0.01 और बटे क्या करते हैं, वही दूरी है 2.5 गुणे 100 करते हैं। बाकी आगे आप लोग समझदार हैं, 0.004% की त्रुटि होती। ठीक है, स्क्रू गेज क्या करता है, 1 सेंटीमीटर के 1000 बड़े खाने बनाता है, 1 सेंटीमीटर के 1000 बड़े खाने, यानी कि 0.01 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के 100 टुकड़े करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालना सीखते हैं,
प्रतिशत त्रुटि, वस्तु के मापन में प्रतिशत त्रुटि। समझ पा रहे हैं ना? इसको आप लोग थोड़ा सा अपनी भाषा में नोट कर लेंगे, ठीक है? एक अपनी भाषा में इसको नोट कर लेंगे कि कैसे प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला होता है, अल्पतमांक बटे वस्तु की माप, है ना? जब हम मीटर पैमाने से नापते हैं तो कितनी प्रतिशत त्रुटि आती है, जब हम स्क्रू गेज से नापते हैं वो भी आप लोग हेडिंग लगा के लिख लेना, और जब हम वर्नियर कैलिपर से नापते हैं तो कितनी प्रतिशत त्रुटि आती है, ठीक है? अब बात करते हैं आगे। हाँ, अब बात करते हैं यदि कोई राशि 2 या 3 अन्य राशियों से मिलकर बनी हो तो उसके मापन में त्रुटि कैसे होगी, भिन्नात्मक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगी। मान लो कोई फार्मूला है हमारा y बराबर AB अपान C स्क्वायर कर सकते हैं, मान लो इस पर क्यूब लगा सकते हैं, मान लो इस पर 4 लगा सकते हैं, कुछ भी, है ना? मान लो हमारा कोई फार्मूला है y बराबर A³ B4 और C स्क्वायर, तो इस माप में, यानी y के इस माप में, y के इस माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, इन सभी राशियों की में हुई त्रुटियों के योग के बराबर होगी। बात समझ रहे हैं ना? y में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, a, b और c में हुई त्रुटियों के योग के बराबर होगी, यानी कि हम लिख सकते हैं डेल्टा y बटे y गुणे 100। ये क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला होता है, बराबर इसको हम लिख सकते हैं A³ B4 और c ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? c की पावर नीचे क्या है, 2 है, ऊपर चली जाएगी तो -2 हो जाएगी। तो यहां से कितना आएगा, डेल्टा y बटे y इक्वल टू 3 है तो 3 आगे आ जाता है, और डेल्टा a बटे a गुणे 100 प्लस 4 है तो 4 कांस्टेंट है, ये आगे आ जाता है, डेल्टा b बटे b गुणे 100। कांस्टेंट नहीं, मतलब कि जो भी घात लगी होती है राशि पर वह घात क्या होती है, आगे आ जाती है। और यहां पर देखिए 2 है तो ये -2 आगे आएगा, -2 है तो माइनस की घात आगे आएगी, और डेल्टा c बटे c गुणे 100, ठीक है? तो कोई राशि अगर 2 या 3 या 4 या 5 अन्य भौतिक राशियों से मिलकर बनी है तो उसमें होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, तो उसमें होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, उन सभी राशियों के योग के बराबर होती है। और दूसरी चीज कि यदि किसी राशि पर घात लगी है तो वो घात क्या होती है, त्रुटि निकालते समय आगे आ जाती है और उस त्रुटि से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि a के मान में त्रुटि कितनी होगी, इतनी त्रुटि होगी, और जितनी त्रुटि होगी उसकी घात चढ़ी है तो उतने बार त्रुटि हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? कितने बार मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए ये खेत है, ठीक है? ये खेत है तो इसकी 4 मेड़े हैं, चारों मेड़ों को हम मापेंगे, तो हम करते हैं क्या है, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, सीधे स्क्वायर इसके, यानी कि बात करते हैं अगर परिमाप निकालना है, हाँ परिमाप के लिए क्या करते हैं 4a, अगर ये a भुजा का कोई खेत है या वर्ग है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4a, तो एक ये दूरी मापने में कुछ त्रुटि होगी और वो उतनी ही दूरी इसमें, उतनी ही दूरी इसमें, इतनी ही दूरी इसमें, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जितनी त्रुटि एक मेड़ में होगी उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो चारों में हुई त्रुटियां निकल आएंगी। उसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि ए 3 बार मापा गया होगा तो 3 बार त्रुटि होंगी, और 3 बार त्रुटि होगी तो हम सीधे क्या कर देते हैं, 3 से उसको गुणा करवा देते हैं, ठीक है ना? तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, y बराबर A³ B4 अपान C स्क्वायर वाला। इस पर न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है? बस आज ये चैप्टर खत्म हो रहा है, अगले दिन से हम इस पर न्यूमेरिकल के वीडियोस बनाएंगे, ठीक है? 1-2 न्यूमेरिकल करवाएंगे और 1-2 आप लोगों के लिए छोड़ेंगे,
उसके लिए इसको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग इसको भी लिख लेना अच्छे से अपने हिसाब से, जैसे भी अपनी भाषा में लिख लेना। अब बात करते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक हेडिंग लगा लें, सार्थक अंक हेडिंग लगा लें, सार्थक अंक। इसको इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट नंबर भी आप कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सार्थक अंक क्या होते हैं, बात समझिए। कोई भी राशि मापी जाती है तो पॉइंट में आ सकती है, जीरो में आ सकती है, या मापन के समय कुछ जीरो हो सकते हैं, उसमें 1 2 3 4 अंक भी हो सकते हैं, सारे अंक हो सकते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, कोई राशि मापी गई तो उसमें जितने यथार्थ अंक होंगे, जितने अंक होंगे यथार्थ अंक होंगे, और एक जो है डाउट अंक, लास्ट वाला या पहला डाउट, हाँ पहला डाउट अंक, और जितने भी यथार्थ अंक हैं, ठीक है, उनको सार्थक अंक कहते हैं। आप लोग परिभाषा लिख लेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे। किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को लिख लेंगे यहां पर। किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को पहले संदिग्ध डाउट है ना, संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना। किसी राशि के माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों व पहले संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं, पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे लिखा 2.346, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4 सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, क्योंकि कोई जीरो इसमें नहीं है। बात करते हैं जीरो वाले भी, जीरो संख्या भी सार्थक अंक में इंक्लूड हो सकती है। कैसे, यदि वो दो पूर्णांकों के बीच में आती है, यानी कि दो नेचुरल नंबर्स के बीच में आती है। जैसे बात करें, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक, 1 2 3 4। बात करें अगर इसी को हम 2.003 लिखें, देखिए यहां पर दो नेचुरल नंबर्स हैं, उनके बीच में 2 जीरो आ रहे हैं, तो इसमें भी कितने सार्थक अंक होंगे, 4 सार्थक अंक होंगे। कितने सार्थक अंक होंगे, 4। इसको आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं, यदि दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कितने भी जीरो आ जाएं तो वो सभी सार्थक अंकों की संख्या में सम्मिलित होते हैं। पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं इसको, है ना। अब बात करते हैं, जैसे लिखा गया कि 0.0321, ठीक है, 0.0321, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, केवल 3 सार्थक अंक होंगे, 3 सार्थक अंक होंगे। कितने सार्थक अंक होंगे, 3 कौन से होंगे, ये लास्ट वाले 3 सार्थक अंक होंगे। पहले वाले 2 ये सार्थक अंक क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये दशमलव बिंदु का केवल निर्धारण करते हैं, इनका इन संख्याओं में कोई योगदान नहीं है। इनका काम क्या है, केवल दशमलव संख्याओं को रिप्रेजेंट करना है कि दशमलव संख्या हमारी कहां पर आएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो
तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 3। यानी कि फिर से समझिए कि यदि जीरो केवल दशमलव संख्या के दशमलव बिंदु का निर्धारण करता है, केवल यदि जीरो केवल दशमलव बिंदु का निर्धारण करता है, ठीक है, तो वो सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। ये केवल यहाँ पर दशमलव बिंदु का निर्धारण ही कर रहा है, ठीक है। ये बता रहा है कि इन सार्थक अंकों के कितने पहले पॉइंट लगेगा, ठीक है। ये जीरो क्या, अगर बात करें 0.0004, तो इसमें केवल लास्ट वाला 4 सार्थक अंक होगा। इसमें क्या होगा? केवल 4 सार्थक अंक होगा। बाकी ये सारे जीरो क्या कर रहे हैं? निर्धारण कर रहे हैं कि दशमलव कहां पर लगा है, 4 के पहले कितने अंकों बाद दशमलव लगा है, और जितने अंक ये भी हैं ये सब सार्थक अंक में इंक्लूड नहीं होंगे, ये सारे सार्थक अंक नहीं होंगे। अच्छा, एक एग्जाम्पल बढ़िया सा लेते हैं। 65.0 65.0 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? 65.0। इसमें सार्थक अंक 3 होंगे। कितने होंगे? सार्थक अंक 3 होंगे। कितने होंगे? सार्थक अंक 3 होंगे। आप लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो 0 है, ये जो 6 और 5 हैं, पहले तो यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंक हैं। यहाँ पर देखिए यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंक है, वह पहले संदिग्ध अंक। तो ये जो 0 हमारा है, ये क्या है? पहला संदिग्ध अंक है। क्या है? पहला संदिग्ध अंक है, इसलिए इसको भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो सार्थक अंक क्लियर हो रहा है ना? आप तो कई सारे मन में एग्जाम्पल उठा सकते हैं कि इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे। अगर किसी को डाउट होगा तो वो ग्रुप पर मैसेज कर सकता है कि सर इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी संख्या आप मन में सोचिए, 0 लगाइए, इधर लगाइए, उधर लगाइए, दाएं बाएं बीच में, ठीक है। संख्याओं के बाद 0, फिर से संख्याएं, किसी भी प्रकार की संख्या आप सोचिए। और अगर उसमें आप नहीं समझ पा रहे हैं, इतने एग्जाम्पल हम बताए हैं, 4 5 6, इतने एग्जाम्पल के बाद भी अगर आपको डाउट हो रहा है कि इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो आप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सार्थक अंक। अब एक लगे हाथ कोटिमान रह जाता है लास्ट में। कोटिमान तुम्हारे इसमें दिया नहीं, 9th में शायद आप लोग पढ़े हो कभी। कोटिमान हेडिंग लगा लेंगे। कोटिमान, कोटिमान का मतलब होता है करोड़ों में मान। क्या लिखेंगे? कोटिमान। लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, कोटिमान, ठीक है। कोटिमान क्या होती है? बात करते हैं, जैसे हम लिख दें 3 × 10 की पावर 8, ये क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है वायु या निर्वात में, ठीक है। तो इस संख्या का कोटिमान क्या होगा? 8। कोटिमान बराबर क्या होगा? कोटिमान बराबर 8, या इसको 10 की पावर 8 भी लिख सकते हैं। कोटिमान बराबर 8 या कोटिमान बराबर 10 की पावर 8, जैसे भी आप लिखें, ठीक है, दोनों सही है। कोटिमान बराबर 8 लिखें या कोटिमान बराबर 10 की पावर 8 लिखें, ठीक है। तो कोटिमान की परिभाषा लिख लेते हैं। क्या कह सकते हैं? किसी राशि में जो भी संख्या 10 की घात के रूप में लिखी जाती है, जो भी संख्या 10 की घात के रूप में लिखी जाती है, उस संख्या को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। उस संख्या को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। जैसे में लिख लेंगे आप लोग 3 × 10 की पावर m, जहां m कोटिमान है, जहां m राशि का कोटिमान है, ठीक है। तो कोटिमान क्या होता है? 10 की घात में जितनी भी संख्या लिखी जाती है उसको कोटिमान कहते हैं। तो ये कोटिमान हो गया यहां से, ठीक है। अब कोटिमान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। 3 × 10 की पावर -4 कोई राशि है, तो यहाँ इसका कोटिमान क्या है? -4 है। इसका कोटिमान क्या है? -4 है, ये भी, ठीक है। अब बात करते हैं, कोटिमान हो गया, सार्थक अंक हो गया। अब लगभग इसमें सारी चीजें इस चैप्टर में समाप्त हो गई हैं।
अगर इसके बावजूद भी किसी के पास बुक है या कोई चीज़ है जहाँ जिससे वो स्टडी कर रहा है, उसमें अगर कुछ हम ना करवाए हों या कुछ चीज़ें डाउट हों तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और जो भी क्वेरीज आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम 2-3 वीडियो इस चैप्टर सेकेंड के न्यूमेरिकल पर बनाएंगे और न्यूमेरिकल ख़त्म करके फिर आगे हम लेसन 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं और आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।